नमस्कार, आप सभी का खबरें अभी तक पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश खबरों की तह तक। और इस खास पेशकश में हम आपको हमारे अलग अलग राज्यों से ब्यूरो और स्टेट हेड से जोड़ते हैं और खबर के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं जो शिमला से है, जहां पर क्रिप्टो फ्रॉड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने एक महिला समेत 7 और आरोपी गिरफ्तार किए। 10 दिन तक पुलिस रिमांड में ये आरोपी रहेंगी। संगठित तरीके से ये क्रिप्टो फ्रॉड किया जा रहा था। निवेशकों को जल्द अमीर बनने के सपने दिखाते थे ये। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में अब तक 2300 करोड़ की ठगी हुई है। क्रिप्टो फ्रॉड में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संगठित तरीके से ये क्रिप्टो फ्रॉड किया जाता था। देखा जा रहा है कि आजकल क्रिप्टो फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एसआईटी ने एक महिला समेत 7 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिनको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और चलिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर और उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रुक करेंगे शिमला की ओर। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, क्रिप्टो फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शिमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस खबर की तह तक जाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए दीपिका, हिमाचल में बहुत बड़ा मामला क्रिप्टो स्कैम का हो चुका है और बहुत बड़े स्तर पर ठगी हुई है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक ठगी हुई है और जो ठगी करने वाले लोग थे उन्होंने एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम किया, जिससे लोगों को विश्वास हुआ कि वास्तव में यहाँ पर पैसा डबल हो जाएगा और यहाँ पर निवेश उसमें किया गया। पैसे का निवेश जो है लोगों ने बड़े स्तर पर किया है। और अभी पुलिस की ही जो जानकारी है, लगभग 2300 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा जमा हुआ है। कुल मिलाकर इतना स्कैम हुआ है कि इतना फ्रॉड इसमें सामने निकलकर आया है। हालांकि पिछले कल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक महिला है, ये पंचकूला की रहने वाली है, और इसके अलावा 3 लोग मंडी से हैं और फिर कांगड़ा और हमीरपुर के भी कुछ लोग हैं। तो कुल मिलाकर अब जो गिरफ्तारियां हुई है, हम कह सकते हैं कि अब शिमला कोर्ट की तरफ से उन्हें 10 दिन का पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो इस दौरान कई अहम सुराग मिल सकते हैं। हालांकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जो विदेश चला गया है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है। उसको भी भाग लाने की कोशिश पुलिस की तरफ से जो अपने स्तर पर जो एक प्रोसेस है उसके तहत की जा रही है। लेकिन जो ये अभी आरोपी पकड़े गए हैं और इनसे पहले भी 2 और आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े गए थे, उनसे भी बहुत सारे सुराग पुलिस को मिले। उसके बाद ये सारी जो चेन है उसको खोलने का काम पुलिस ने किया है। और अभी भी जो जानकारी है कि जो कार्रवाई इस वक्त पुलिस की तरफ से चल रही है, तो आरोपियों की संपत्तियों को भी फ्रीज किया जा रहा है। उसमें क्रिप्टो फ्रॉड में जो प्रोसेस रहा, यानी उसमें किस तरह से ऐप के जरिए भी पैसे इन्वेस्ट करवाए गए, बाकी भी जो तरीके अपनाए गए, उसमें किस तरह का डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं, किस तरह की उपकरण यूज हुए हैं, तमाम चीजें पुलिस जो है उनको फ्रीज कर रही है। लगातार दबिश अलग अलग स्थानों पर दी जा रही है। लेकिन जो अभी निकलकर बात सामने आई है, खासतौर पर इन 7 आरोपियों की बात करें, तो एक इस तरह से इस क्राइम को अंजाम दिया गया, फ्रॉड को इस तरह से अंजाम दिया गया कि ऐसा लगे कि एक कॉर्पोरेट कंपनी काम कर रही है। एक व्यक्ति ऑफिस में सारे काम को हैंडल करता था। एक व्यक्ति ऑफिस के बाहर जो पैसा क्रिप्टो में लग रहा है, उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको ठिकाने कैसे लगाना है, उस काम को देखता था। एक व्यक्ति टीम लेकर लोगों के बीच में जाता था, उनको झांसे में लेता था, उनको बताता था कि कैसे रातों रात आप लोगों ने अमीर बनना है, कैसे पैसा डबल हो जाएगा। और ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी बैंकों से लोन लेकर तक जो है इस क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और अब वो ठगी का शिकार हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि हर रोज कई बार 2-3 दिन बाद कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। कोई व्यक्ति एफआईआर करवा रहा है, कोई व्यक्ति सामने आ रहा है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, मुझे पैसा वापस नहीं मिल रहा है, और फिर पता चलता है कि उनके साथ एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो एक बड़े स्तर पर ये क्राइम हुआ है और इसमें पुलिस ने एसआईटी भी गठित की है। अभिषेक दुल्ला जो नॉर्दर्न रेंज के डीआईजी हैं, उनके नेतृत्व में, और वो लगातार इस मामले की आगे तफ्तीश कर रहे हैं। पूरी टीम इसमें लगी हुई है। लेकिन एक बड़ा स्कैम हुआ है और इसमें हम कह सकते हैं कि लोगों का पैसा बड़े स्तर पर डूबा है। अब देखना ये होगा कि जब पूरा पटाक्षेप हो जाएगा इस पूरे मामले का, बड़े आरोपी भी और बाकी भी जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं,
उसके बाद क्या इन लोगों को, जिन लोगों का पैसा डूब चुका है, उनको पैसा वापस मिलता है या नहीं मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जांच जो है फिलहाल जारी है और उससे और भी गिरफ्तारी आने वाले समय में हो सकती है। दीपिका। बिल्कुल प्रदीप, साथ ही साथ ये जो क्रिप्टो फ्रॉड करते हैं उनकी बातचीत की अगर यहाँ पर की जाए तो वो आम जन को बहुत जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाकर यहाँ पर झांसा देते हैं। क्या कुछ कहा जा सकता है जो हमारी साइबर सेल की टीम है या फिर पुलिस की जो टीम है, उनको किसी तरह का कोई जागरूकता पहल यहाँ पर करनी चाहिए या कोई जागरूकता के लिए अभियान यहाँ पर चलाना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है ये ठगी को बदमाश अंजाम देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, हालांकि अब पुलिस जो है जरूर सतर्क हुई है और इसको लेकर लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और जब ये क्रिप्टो का मामला चल रहा था, पहले भी आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिप्टो के फ्रॉड के मामले सामने आए, तो उसके बाद जो शिमला का साइबर पुलिस है उनकी तरफ से बाकायदा जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है उसमें भी इस बात को डाला गया था कि आप क्रिप्टो में पैसा ना लगाएं, और क्रिप्टो में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो डूब सकता है क्योंकि अनऑथराइज्ड है ये सारी चीजें। और उसके ही कुछ दिन बाद क्रिप्टो का बड़ा स्कैम सामने आया था। तो हमने कुछ दिन पहले देखा था कि काफी समय पहले जब डीजीपी का पहले बयान आता है, लोग से वो अपील करते हैं कि ठगी हो सकती है आपके साथ, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही ये क्रिप्टो का बड़ा स्कैम खुलकर सामने आया। लेकिन अभी भी क्योंकि जागरूकता की जरूरत है और जिस तरह से इनका काम करने का तरीका जो अभी जांच में बातें सामने आ रही है, पूछताछ में जो बातें सामने आ रही है कि किस तरह से ये लोग टीम बनाकर गांव-गांव में इन्होंने अपने लोग रखे थे, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM कहते हैं, उसके जरिए एक व्यक्ति को पहले बताते थे, उसको ये बता देते थे कि अगर तो अपने साथ 2 या 3 और लोगों को जोड़ता है तो तेरी इतनी कमीशन बनेगी और तुझे फायदा होगा। तो वो और लोगों को गाँव में ही फंसाता था। और ये बड़ा जिस तरह से पहले जिक्र किया कि एक संगठित तरीके से और एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ये काम किया गया है। उसमें कुछ लोगों को पैसे उस दौरान वापस भी लौटाए गए हैं ताकि लोगों को विश्वास हो कि हमारा पैसा जो लगाया है वो वापिस आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट के साथ वापिस आ रहा है, और उससे और लोग झांकने आ जाते हैं। और अब ये बड़े स्तर पर जब खुल रही है तो अब पता चल रहा है कि ये बड़े स्तर पर ये क्रिप्टो फ्रॉड हिमाचल में हुआ। जी प्रदीप, चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस खबर के तह तक गए और आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। मेरी माटी मेरा देश के तहत ये कार्यक्रम होगा। अमृत वाटिका में सीएम पौधारोपण करेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पीएम श्री स्कूल के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। आज शाम को दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज रोहतक दौरा है। सेक्टर 21 में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों से मिट्टी लेकर कलश यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मंच के बिल्कुल पीछे अमृत वाटिका में पौधारोपण करेंगे। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा है जो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी उनके दौरे को लेकर विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल दीपिका, ये खबर जुड़ी हुई है। तमाम हमारे दर्शकों को हम खबर की तह तक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम रहते हैं उसकी जानकारी देते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री का रोहतक दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचेंगे और रोहतक में मेरी माटी मेरा देश राज्य स्तरीय यह कार्यक्रम है जिसके अंदर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। इसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पीएम श्री जो स्कूल है उसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। इस दरमियान कई और जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, जैसे कि पौधारोपण के कार्यक्रम का आपने भी जिक्र किया। और रोहतक के अपने इस दौरे के बाद आज दोपहर बाद यानी शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली में जाकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से कई जो बैठकें हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी की जाती है और जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ भी समय समय पर मुलाकात की जाती है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी किया जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9 साल में, क्योंकि अक्टूबर माह के अंदर ही जो सरकार है वो बनी थी और ऐसी स्थिति में 9 साल जो है वो मनोहर पार्ट 1 और मनोहर पार्ट 2 को मिला करके कहा जा सकता है। हालांकि मनोहर पार्ट 2 में गठबंधन की सरकार है, लेकिन सरकार की किस तरीके की उपलब्धियां रही हैं इसकी पूरी जानकारी देने का काम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं। जी
बिल्कुल, आपने बताया कि दिल्ली दौरा भी उनका रहने वाला है। शाम को वो दिल्ली जाएंगे, जहां आज वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जितेंद्र, इसके साथ ही आपने बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल करने वाले हैं, क्योंकि सरकार को 9 साल हो रही हैं। जाना चाहेंगे कितनी महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात और ये बैठकें मानी जा रही है, उसके बारे में क्या कुछ खास जानकारी? देखिए, बिल्कुल समय समय पर जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर के मुलाकात होती है। इसको लेकर के समय जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाता है। हालांकि ये अभी पता चल पाएगा कि किस तरीके की मुलाकात जो है वो रहने वाली है। मुलाकात का जो वक्त जब पूरे तरीके से तय हो जाता है उसके बाद ये जानकारी जो है वो मिलते हुए नजर आती है। आज जो कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो रोहतक के बाद दिल्ली का कार्यक्रम रहेगा और कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ वापस लौटने के बाद 12 बजे एक प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें अपने 9 साल की जो उपलब्धियां रही हैं सरकार की उसके बारे में जानकारी देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जी जितेंद्र, साथ ही साथ आज रोहतक उनका ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण जिस तरीके से आपने बताया माना जा रहा है। उनके इस दौरे के दौरान कौन कौन उनके साथ उपस्थित रहेंगे, वो भी आपसे जानकारी चाहेंगे विस्तार से। देखिए, बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री कहीं भी प्रदेश के अंदर जब इस प्रकार के दौरे करते हैं तो उनके साथ जो मौजूदा वहाँ के जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो मुख्य तौर पर जो है मौजूद रहते हैं। जो मंत्री हैं वो मौजूद रहते हैं और जो कार्यक्रम है मेरी माटी मेरा देश, इस कार्यक्रम के संदर्भ में पूरे प्रदेश के अंदर किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा और किस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, इसकी जानकारी भी खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो हमारी तरफ से दी जाएगी। और ये रोहतक के अंदर क्योंकि कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम के अंदर और क्या क्या प्रमुख रहने वाला है, क्योंकि अपने आप में जिस प्रकार का कार्यक्रम का नाम है उस अनुसार किस तरीके से इस कार्यक्रम की थीम जो है वो तैयार की गई है और इसका आने वाले समय के अंदर जो फायदा है वो मेरी माटी मेरा देश को लेकर के जो कार्यक्रम का नाम रखा गया है वो किस तरीके से फायदा पहुंचने वाला है, उसकी पूरी जानकारी देने का काम और उसको एक जागरूकता करने का काम जो है वो देखना होगा कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और किस तरीके से आने वाले समय में इसका फायदा जो है वो अलग अलग तरीके से पहुंचने वाला है। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और खबर अब चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हरियाणा निवास में कल दोपहर को करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 9 साल और कार्यकर्ताओं की उपलब्धियां सीएम बताएंगे। काफी अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मानी जा रही है। चलिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पहले भी बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है चंडीगढ़ में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसको संबोधित करने वाले हैं। जानना चाहेंगे क्योंकि 9 साल सरकार के हैं, क्या कुछ उपलब्धियां अगर यहाँ पर बातचीत की जाए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की जो उपलब्धियां हैं और कार्यकर्ताओं को उपलब्धियां जो सरकार की है वो सब गिनाई जाएंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, सीधे तौर पर उपलब्धियां सरकार की जो रही हैं, सरकार ने विकास के आयाम की जो लकीर है वो किस प्रकार से खींचने का काम किया है, प्रदेश के अंदर किस तरीके से अलग अलग वर्गों को लेकर के काम किया है, किस तरीके से सरकार के ये 9 साल रहे, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। कल होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो मसले भी रहेंगे जिन्हें विपक्ष लगातार उठाते रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष लगातार वार करता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी तरफ से इस पर जो है अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे, आंकड़े पेश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बात को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आमतौर पर हम देखते हैं कि विवाद जो है वो रहता है। मुख्यमंत्री का इसको लेकर के एक अलग आंकड़ा जो है वो रहता है, परिवार पहचान पत्र के मार्फत किस तरीके से जो बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सीएमआई के आंकड़े जो है वो रख करके बेरोजगारी की बात करते हुए नजर आता है। हालांकि अब विपक्ष के पास एक नया आंकड़ा जो है वो संसद की तरफ से निकल करके आया है। अब उस पर मुख्यमंत्री किस तरीके से जवाब देते हैं, इन तमाम विषयों को लेकर के भी जवाब रहेगा और साथ ही साथ विकास को लेकर के किस तरीके से कार्य किए गए हैं, किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लगाने का काम प्रदेश के अंदर किया गया है, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, 9 साल किस तरीके के रहे, इसकी पूरी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की दर्शकों के साथ। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो उत्तराखंड से है। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला है। विधानसभा ने प्रवर समिति का कार्यकाल 2 महीने बढ़ाया है। बिल में संशोधन के लिए बनाई गई है प्रवर समिति। समिति की कार्यशैली से राज्य आंदोलनकारियों में
नाराजगी है। राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। लोकसभा तक अटकाना चाहती है राज्य सरकार क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा। सभी संवैधानिक प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है, सत्ता पक्ष ने कहा। बहुत जल्द प्रवर समिति अपना संशोधन सौंप देगी। विचार करना चाहिए जिन्होंने जो है उनको जाकर के फूलों के गुलदस्ते दिए हैं। मैं तो तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा भाई एक फुल फ्लेज बिल बना करके दिया हमने, पूरी उसकी वेटिंग थी, हमने उसको जो है केंद्र में भी अटॉर्नी जनरल तक से हमने दिखा करके हमने पूछ लिया, हमने कोई इस तरीके का हम कर सकते नहीं करते, तो उसमें हमने विधिक राय सबसे ली और एक पुख्ता बिल बना करके दिया, और उसको अब इन्होंने ऐसा लटका दिया है, और मुझे नहीं लगता है ये जहाँ तक प्रवर समिति का प्रश्न है तो प्रवर समिति अपना काम कर रही है, और कल कोई वैधानिक कठिनाई इस अधिनियम में न रहे इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने इंक्लूड की है उसमें, ताकि आंदोलनकारियों को हम अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और पहले भी क्योंकि ये वैधानिक कारणों से अटक गया था या हाईकोर्ट में एडवर्स में निर्णय आया, तो उन सब चीज़ों को दूर करते हुए हम एक फुल प्रूफ अधिनियम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण थोड़ा समय लग रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि आंदोलनकारियों को विश्वास होना चाहिए, मैं वहाँ पर हूँ और निश्चित तौर पर आंदोलनकारी के नाते मैं उनका प्रतिनिधित्व भी वहाँ पर कर रहा हूँ, तो संदेह के कोई कारण नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ये पूरा मामला है। सबसे पहले तो क्षैतिज आरक्षण मुद्दा आखिर है क्या, ये इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए दीपिका, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, चिन्हित आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो ये उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देना है सरकारी नौकरियों में। हालांकि तिवारी सरकार जो तत्कालीन सरकार थी उस वक्त मिलता था, लेकिन एक याचिका के दौरान जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट की ओर से इस पर रोक लगी थी। लेकिन इसकी पुनर्बहाली के लिए राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से, करीब 10 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। अब राज्य सरकार ने तोहफा तो दिया है, जो मानसून का सत्र था उसमें 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर के बिल सदन के पटल पर पेश किया गया था, लेकिन इस बिल में किसी तरह की कोई खामी ना हो, पूरा जो लाभ है वो राज्य आंदोलनकारियों को मिले, उनके आश्रितों को मिले। तो इस पर वैधानिक तरीके से चर्चा चल रही है और एक प्रवर समिति बनाई गई थी। विधानसभा अध्यक्षा की ओर से ये जो बिल है संशोधन के लिए प्रवर समिति के हवाले किया गया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। दरअसल राज्य आंदोलनकारी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि 2 बार इसका वक्त बढ़ा दिया गया है। पहले 15 दिन का वक्त बढ़ाया गया था, अब 2 माह का वक्त प्रवर समिति का बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो सदस्य हैं, विनोद चमोली का अभी आपने बाइट सुने, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई खामी ना रह जाए, कोई भी राज्य आंदोलनकारी ना छूट जाए, और इसी तरीके से वो वैधानिक जानकारी लेकर के तभी इस बिल को पूरी तरीके से संशोधित करके पेश करने वाले हैं। तो ये समस्या इस बात को लेकर के है, राज्य आंदोलनकारियों को लगता है कि इसमें बेवजह का वक्त लिया जा रहा है, यानी जो संशोधन होना था बिल पेश करने से पहले, सदन के पटल पर रखने से पहले, तो ये पहले किया जाना चाहिए था। तो ये नाराजगी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कह रहे हैं कि इस बिल को जानबूझ करके अटकाया जा रहा है। जब उनकी सरकार थी तो फुल फ्लेज एक बिल तैयार किया गया था, वैधानिक राय भी ली गई थी, लेकिन भावी सरकार नहीं चाहती कि राज्य आंदोलनकारियों को न्याय मिले। तो ये तमाम जो है सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में तकरार का मुद्दा भी, और राज्य आंदोलनकारी इस बात से नाराज हैं कि बार बार प्रवर समिति का समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। प्रवर समिति को अभी तक कोई फैसला ले लेना चाहिए, जो संशोधन होना है वो हो जाना चाहिए। और साथ ही क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि कोई आश्रित ना छूटे, कोई आंदोलनकारी ना छूटे, किसी तरह के बाद में किसी तरह के वैधानिक विवाद ना हो, तो इसी तरह से राज्य सरकार फूक फूक कर कदम रख रही। जो प्रवर समिति है वो नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई खामी इस बिल में किसी भी तरीके से छोड़ी जाए, और यही वजह है कि इसमें देरी हो रही है। लेकिन उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह का कार्यकाल बढ़ाया गया है, अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो 10% क्षैतिज आरक्षण है वो राज्य आंदोलनकारियों को मिल जाएगा। दूसरा, राज्य आंदोलनकारियों को ये भी थोड़ा सा संशय है कि जो आश्रित सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उनकी उम्र धीरे धीरे निकल रही है, और अगर प्रवर समिति इसको लेट करती रहेगी तो हो सकता है कि बहुत सारे जो राज्य आंदोलनकारी हैं, उनके जो आश्रित हैं, उनको फिर इसका लाभ ना मिले सरकारी नौकरियों में।
जी, साथ ही साथ बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बात अगर यहाँ पर करें, क्योंकि प्रवर समिति बनाने की भी मांग यहाँ पर की गई है और बात भी यहाँ पर बीजेपी कह रही है, लेकिन इसी को लेकर अब जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, एक बार फिर से आमने सामने है। देखिए दीपिका, परवर समिति बनाने की मांग नहीं है, परवर समिति तो बनी हुई है, क्योंकि ये बिल तो मानसून सत्र के पटल पर पेश कर दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन होने थे, तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक परवर समिति को यह बिल सौंप दिया था संशोधन के लिए। अब संशोधन का इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से जो परवर समिति यानी पहले से बनी हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक है, तो ये तमाम जो सदस्य हैं, 5 सदस्य, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के विधायक शामिल हैं, इसमें बसपा के विधायक शामिल हैं। अब वो बैठ करके इसमें संशोधन करेंगे। बस यही देरी इस वक्त नाराजगी का सबब बन रही है। राज्य आंदोलनकारियों को लगता है कि परवर समिति को पहले वाले चरण में ही इसमें संशोधन करके दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसमें संशोधन नहीं हुआ है। और डर ये भी है, उनको लग रहा है कि जो उम्र निकली जा रही है, जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनके परिवार की या आश्रितों की उम्र निकली जा रही है, या फिर जो एनसीआर में रहने वाले राज्य आंदोलनकारी हैं उनको इसमें नहीं रखा गया है, तो उनको डर इस बात का लग रहा है कि उम्र अगर निकल जाएगी तो बहुत सारे ऐसे आश्रित हैं जिनको 10% शैक्षिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये नाराजगी राज्य आंदोलनकारियों में है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम जानकारी साझा की। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अब पंजाब की जेलों में सीसीटीवी लगेंगे। कैदियों और संदिग्ध गतिविधियों की हर हरकत अब कैद होगी। आपको बता दें कि कैदियों की हर गतिविधियों पर अब पुलिस की नजर रहेगी। पंजाब की जेलों में कैदियों और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की अब सीधी नजर रहेगी। अगर कोई भी हरकत होती है तो इस संबंध में पुलिस को तुरंत अलर्ट मिलेगा। इसके बाद पुलिस समय रहते उसे रोकने की दिशा में उचित कदम उठा पाएगी। यह संभव होने जा रहा है पंजाब की जेलों के सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के प्रोजेक्ट से। पंजाब पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे के साथ ही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगाने जा रही है, जो और ज्यादा मुस्तैदी से नजर रख सकेंगे। और चलिए, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, अब पंजाब की जेलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब सीसीटीवी लगाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कितनी अच्छी पहल मानी जा सकती है? जी बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से पंजाब के जेलों में जो है वो घटनाएं देखने को मिल रही हैं। मोबाइल या फिर नशा जो है मिलने की बातें सामने आ रही है। इसको लेकर के हालांकि समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाए जाते हैं, पर आपको बताएं कि फिर भी कुछ समय पर गैप पे जब भी ये तलाशियां वहां पर होती हैं तो ये चीज़ें फिर से बरामद होती हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर पहले कैमरे भी लगाए गए थे, तलाशी भी पुख्ता की गई थी, पर अभी भी अगर बात की जाए तो इसको और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए और ज़्यादा सुरक्षा जेलों की बढ़ाने के लिए तो वहाँ पर अब एआई कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब जो है वो जेलों पर नज़र रखी जाएगी, जेलों में रहने वाले कैदियों पर नज़र रखी जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि वहाँ पर ना हो, यानी कि वो मोबाइल का इस्तेमाल ना कर पाए, किसी तरह का नशा अंदर ना पहुँच पाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए पुख्ता इंतजाम करने ज़रूरी है। तो इसको देखते हुए अब पुख्ता से लैस होने वाली है, कैमरों से लैस होने वाली है पंजाब की जेलें, चाहे फिरोजपुर की जेल हो, पटियाला जेल हो, लाभा जेल हो, बठिंडा जेल हो, ये सभी हमेशा जो है सुरक्षा की ताक कर रहती हैं। वहाँ पर ज़्यादातर जो है तलाशियां होती हैं, तो वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है मोबाइल, सिम कार्ड या फिर नशे की खेप जो है वो मिलती रहती है। तो ऐसे में इसको और पुख्ता तरीके से रोका जाएगा और एआई कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। आपको ये भी बताएं कि पहले सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर लगे हुए हैं, पर सीसीटीवी कैमरास पुख्ता नहीं है, कभी वो खराब हो जाते हैं या फिर रात में उनकी जो गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो इसको देखते हुए अब एआई से लैस हो जाएंगे ये सभी कैमरे और उसके बाद इंटेलिजेंस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन पर और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जी दीपिका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत, तमाम जानकारी आपने साझा की। और हमारे साथ जितने भी साथी और सहयोगी हमारे साथ जुड़े, ब्यूरो चीफ फॉर स्टेट है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने दर्शकों के साथ तमाम जानकारी हर एक खबर की विस्तार से जाकर साझा की। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।